हमारे देश की लचर व्यवस्था का दूसरा चेहरा यह भी है कि बहुत सारे लोग जीवित होकर भी कागजों पर मरे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मरकर भी कागजों के हिसाब से जीवित हैं। और इसी लचर व्यवस्था का तीसरा चेहरा यह है कि हमारे देश में मरे हुए लोगों को भी सरकार प्रमोट कर देती है और फिर जब प्रमोशन लेटर मीडिया में आता है तब पता चलता है कि फलाना इंसान तो मर चुका है और तब सरकार सफाई देने में लग जाती है। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने की वजह से आज हम आपको हाल ही में हुए एक ऐसे ही प्रमोशन का उदाहरण देकर बताएंगे कि कैसे सिस्टम में बैठे लोग अपना आंख और कान बंद करके काम कर रहे हैं। और इस बार तो यह मामला विधानसभा तक पहुंच गया है। बिहार में एक मरे हुए पीएचसी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक पदाधिकारी को प्रमोशन देकर उन्हें सिविल सर्जन बनाया गया है, जिनकी मौत महज 1 महीने पहले हुई है। सिविल सर्जन अपने आप में एक बड़ा पद है जिन पर जिले भर के अस्पताल, जेल खाना और पागल खाने को देखने का अधिकार होता है, यानी पूरी तरीके से जिले के चिकित्सीय व्यवस्था का मालिक। इसलिए यह पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, बिहार में 17 चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें से कई लोगों को सिविल सर्जन जैसा बड़ा पद मिला है। लेकिन इन 17 लोगों में एक ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पिछले महीने 7 फरवरी को हुआ है और अब उन्हें सिविल सर्जन के पद पर उन्नति करते हुए शेखपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। इनका नाम राम नारायण राम है, जो रोहतास के विक्रमगंज पीएचसी के प्रभारी थे। पिछले साल दिसंबर में इन्हें कोरोना हुआ और फिर ये क्वारंटीन हो गए और बीच में जब हालत बिगड़ी तो इन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। मौत के दिन ही घर वालों ने फोन करके रोहतास के सिविल सर्जन सुधीर कुमार को इसके बारे में बताया और फिर लिखित में 9 फरवरी को इस मामले को प्रधान सचिव तक भेजा गया, लेकिन इस बात पर विभाग ने ध्यान नहीं दिया और मौत के 30वें दिन जारी हुए आदेश में इनका नाम भी शामिल था, जिसके बाद विधानसभा में इस बात को लेकर हंगामा हुआ। इसके बाद मंगल पांडे ने मीडिया में सफाई देते हुए कहा कि पदस्थापना के बाद जो सूची बनती है उसके नोटिफिकेशन आने तक में समय लगता है और अधिसूचना के समय विभाग के वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं मिली थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है। इस मामले को लेकर अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के मामले जब भी आते हैं तो इस राज्य की छवि खराब होती है और यदि सरकार राज्य का विकास नहीं कर सकती है तो फिर उन्हें राज्य की छवि खराब करने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब दूसरी खबर, यह खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां गोपालपुर से जदयू के एक विधायक साहब नवाबी दिखाने के चक्कर में बंधक बन गए। विधायक साहब करीब 6 गाड़ियों में 30 लोगों को भरकर एक जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे, लेकिन उनके सर के ऊपर चढ़कर बोल रहा सत्ता का नशा तब टूटा जब वहां के कुछ ग्रामीणों ने उन्हें समर्थकों के साथ बंधक बना लिया। विधायक साहब का नाम नीरज मंडल है, जो रविवार को हथियार और दलबल के साथ 20 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यह जमीन पहले से ही विवादित था, इसलिए गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर कर बैठा लिया। इसी बीच उनके एक समर्थक ने जैसे ही उनके नाम से जिंदाबाद का नारा लगाया, वहां के लोगों ने मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। इस बीच विधायक साहब उनके समर्थकों के साथ वहां के ग्रामीणों की बहस भी हो गई। दोनों तरफ से माहौल गर्म था। हालांकि जब इस बात की जानकारी जदयू के जिला महामंत्री उमेश यादव को पहुंची तब उन्होंने पहुंचकर विधायक साहब को वहां से छुड़वाया। बंधक बनाने की बात विधायक साहब के मान सम्मान की थी, इसलिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने बचाव में कई विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ अपना रिवॉल्वर लेकर पहुंचे थे और उनके लोगों ने भी हथियारों के साथ पोजीशन ले ली थी और जैसे ही आवश्यकता पड़ती तो सबको ठोक देते और अगर लोग लड़ना शुरू कर देते तो हम भी आक्रोश में आकर गोली मार देते। पहले विधायक साहब ने बंधक बनाए जाने की बात को लेकर भी इनकार कर दिया, लेकिन बीच बीच में अपने बड़ाई करने के चक्कर में उन्होंने ये कह दिया कि जब ग्रामीणों की तरफ से लाठी डंडा चल रहा था तब उनके लोगों ने भी हथियारों के साथ पोजीशन ले लिया था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस नहीं आती तो दोनों तरफ से मार होती, वहां ज्यादा लाठीबाज नहीं थे, बनिया बेताल थे और हमारे सामने टिकते नहीं। एक बार लाठी पकड़ लेते तो कितनों को झाड़ देते और फिर मेरे पास रिवॉल्वर तो रहता ही है, आवश्यकता होती तो ठोक देते। हो सकता था कि आक्रोश में आकर हम गोली भी मार देते। एक बार फिर आपको बता दें कि विधायक साहब आधे दर्जन वाहन में करीब 30 समर्थक के साथ जमीन पर दावा करने के लिए रविवार शाम को बांका स्थित श्याम बाजार में पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, फिर उन्हें बंधक भी बनाया। इस बात की सूचना जदयू के जिला महामंत्री उमेश यादव को लगी तो उन्होंने पुलिस के साथ गांव में पहुंचकर आक्रोशित जनता को शांत करवाया और फिर वहां से विधायक साहब को निकलवाया गया। अब तीसरी खबर, बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज सिंह बबलू ने घोषणा किया है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिले के रानीगंज में बनाया जाएगा, जो 89 एकड़ में फैला हुआ होगा। फिलहाल जो पटना का चिड़ियाघर है वो 153 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे 1973 में स्थापित किया गया था, जिसमें कुल 800 जानवर हैं, कुल 300 प्रजाति के पेड़ हैं,
70 प्रजाति के जानवर हैं, 35 प्रजाति की मछली है और 5 प्रजाति के सांप हैं। बिहार का ये इकलौता चिड़ियाघर पटना के बेल रोड में स्थित है और अब अररिया जिले के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने की घोषणा हुई है, जो 89 एकड़ में फैला हुआ होगा। इस घोषणा के साथ ही राज्य में बढ़ रही नीलगाय और बंदर की संख्या पर नियंत्रण लगाने को लेकर भी घोषणा हुई है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में नीलगाय की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान भी बढ़ गया है और बढ़ रही बंदरों की संख्या की वजह से आम जन को काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अस्थायी उपाय के तौर पर नीलगाय को पकड़कर उनका नसबंदी करवाया जाएगा और फिर उन्हें जंगल में भेज दिया जाएगा। इसी के साथ बंदरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें पकड़कर अररिया जिले के रानीगंज में 10 एकड़ भूमि में फैले बंदर घर में रखने का निर्णय लिया गया। चौथी खबर, कल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन था। जब से यह सत्र शुरू हुआ है तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त विवाद देखने के लिए मिल रहा है। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमत की वजह से साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे, तो एक दिन किसानों का समर्थन करने के लिए ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे और कल आरजेडी के एक विधायक जो पेशे से डॉक्टर हैं, वो बीपी जांच करने वाली मशीन लेकर नीतीश कुमार का बीपी नापने के लिए विधानसभा पहुंच गए। यह वैशाली जिले के महुआ से विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन है, जो नीतीश कुमार का बीपी जांचने के लिए बीपी जांचने वाले मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले विपक्ष के एक एमएलसी पर काफी गुस्सा हो गए थे, इसलिए कटाक्ष के तौर पर यह बीपी मशीन लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। विधानमंडल में सत्र के दौरान पक्ष का नेता विपक्ष के नेता के सवाल का जवाब दे रहा था। इसी बीच आरजेडी एमएलसी सुबोध कुमार राय ने कुछ और प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो गए। इसी पर भड़कते हुए नीतीश कुमार ने उनसे चुपचाप बैठने के लिए कहा और स्पीकर से यह अनुरोध किया कि उन्हें विधानमंडल का नियम समझाया जाए। नीतीश कुमार के इसी गुस्से को आधार बनाकर आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि उम्र की वजह से अब उनका बीपी बढ़ जाता है। खुद तेजस्वी यादव ने उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए उस पर कटाक्ष भी किया था और इसलिए कल आरजेडी के विधायक साहब नीतीश कुमार का बीपी नापने के लिए मशीन लेकर पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए मुकेश रोशन ने कहा कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वे हमारे अभिभावक हैं और विधानसभा में उन्हें 43 सीटें क्या मिली, उनकी बीपी लगातार बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए वो अपने गार्जियन का बीपी की जांच करना चाहते हैं। हालांकि बीपी जांचने का मौका उन्हें नहीं मिला। अब अंतिम और 5वीं खबर, पटना के पीएमसीएच में भीड़ से बचने के लिए पास सिस्टम को लागू करने की योजना पीएमसीएच के अधीक्षक ने लिया है, जिसे सुरक्षा एजेंसी को भेजा गया है। यह सिस्टम उन लोगों के लिए होगा जो पीएमसीएच में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं। इसके अलावा मरीज से मिलने के लिए पास के साथ साथ समय सारणी का भी पालन करना होगा, जिसे पीएमसीएच तैयार करेगा। अब तक मरीज के साथ रहने के लिए एक अटेंडेंट का पास बनता आ रहा है और आमतौर पर मिलने के लिए आए लोगों का पास नहीं बन रहा था, लेकिन पीएमसीएच ने अभी से भी पास सिस्टम लागू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पिछले महीने एक बैठक में पानी सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर सवाल उठाया गया था और इसी बैठक में सर्वसम्मति से इस बात को लेकर निर्णय लिया गया है कि अब अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने के लिए जो भी आएंगे उन्हें पहले पास बनवाना पड़ेगा और मिलने के लिए समय सीमा भी तय किया जाएगा, जिसके हिसाब से ही परिजन उनसे मिल पाएंगे। हालांकि अब तक इस बात को लेकर जानकारी नहीं है कि यह पास कौन देगा और कहां पर इसे बनवाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पीएमसीएच की सुरक्षा एजेंसी इस पास सिस्टम पर मुहर लगा देती है तब सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।